हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मॉलिक्यूल्स और आयंस के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और लेविस स्ट्रक्चर बनाना। तो जो मॉलिक्यूल्स और आयंस रहेंगे जिनके लिए हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे वो मॉलिक्यूल और आयंस रहेंगे कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, और जो आयंस रहेंगे वो भी बनेंगे फ्रॉम कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोवलेंट मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे। कोवलेंट मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच आर फाउंड बाय फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल जब एटम्स कंबाइन करेंगे बाय फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन देम, दोज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। और जो कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगे वो बनेंगे बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कंबाइनिंग एटम्स। तो जिन एटम्स के कॉम्बिनेशन से कोवलेंट मॉलिक्यूल बनेंगे वही एटम अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, और उनकी शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेंगे वो रहेंगे कोवलेंट बॉन्ड्स। और जब भी एटम्स कंबाइन करेंगे बाय फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स और उनसे जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे वही रहेंगे यहाँ पर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि व्हाई एटम्स कंबाइंस विद ईच अदर, कि एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं। व्हेन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो जब भी एटम्स का कॉम्बिनेशन होगा मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए वो एटम्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। तो अपनी वैलेंस शेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करेंगे, और जब वो एटम्स अपने वैलेंस शेल में ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं देन दोज एटम्स बिकम्स स्टेबल। तो एटम्स अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कंबाइन करेंगे विद अदर एटम्स, और जब भी वो कंबाइन करेंगे वो अपने वैलेंस शेल में ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जब भी कॉम्बिनेशन होगा वो कंप्लीट करेगा अपना ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। तो हाइड्रोजन एटम जब भी कंबाइन करेगा किसी भी दूसरे एटम के साथ वो अपने वैलेंस शेल का ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो फर्स्ट शेल में रहेगा, और फर्स्ट शेल में केवल हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल कर सकते हैं। सो हाइड्रोजन कंप्लीट्स इट्स ड्यूप्लेट, और हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी एटम्स रहेंगे किसी मॉलिक्यूल और आयन में वो कंप्लीट करेंगे अपना ऑक्टेट। तो जब भी हम किसी मॉलिक्यूल और आयन के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लेविस स्ट्रक्चर लिखेंगे वहाँ पर हम फॉलो करेंगे ऑक्टेट रूल को। So octet rule is to be followed। और octet rule हमें क्या बताता है कि atoms combines with each other to complete their octet, to complete their octet, and hydrogen completes its duplet। तो इन्हीं पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम किसी मॉलिक्यूल और आयन के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे वहाँ पर हम हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, और हाइड्रोजन का कंप्लीट करेंगे वहाँ पर हम ड्यूप्लेट। तो स्टूडेंट्स आप अपनी कॉपी पेन ले लें, और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में बताए जाएंगे उन सभी पॉइंट्स को आप नोट करते रहें, और जितने भी स्ट्रक्चर्स हम इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आप उनकी साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहें। तो स्टूडेंट्स अब मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो उन सभी को हम अपने माइंड में रखेंगे जब भी हम किसी मॉलिक्यूल और आयन के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा अपना सिलेक्ट द सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल और आयन। तो जब भी हम किसी मॉलिक्यूल और आयन के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे उसमें सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे एक एटम को, और वही एटम रहेगा सेंट्रल एटम ऑफ दैट मॉलिक्यूल और आयन। तो सेंट्रल एटम कौन सा एटम रहेगा कि जो भी मॉलिक्यूल और आयन हमें दिया गया होगा उसमें हमें एक एटम ऐसा मिलेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलेगी लीस्ट, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलेगी
वही उस मॉलिक्यूल और आयन का रहेगा सेंट्रल एटम। जिस एटम का लार्ज एटॉमिक रेडियाई मिलेगा उसी एटम की रहेगी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यही लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमें मिलेगा उसमें पॉलीवैलेंट एटम। पॉलीवैलेंट एटम मीन्स उस एटम की जो बॉन्डिंग कैपेसिटी होगी, बॉन्डिंग कैपेसिटी वो उस मॉलिक्यूल और आयन में मिलेगी उस एटम के लिए मैक्सिमम। इट मीन्स दैट सेंट्रल एटम कैन फॉर्म मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड्स। तो उस मॉलिक्यूल और आयन में वो एटम मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता होगा। तो ऐसे कौन कौन से एटम मिलेंगे हमें जो किसी भी मॉलिक्यूल और आयन में सेंट्रल एटम रहेंगे? वो हो सकते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर और सिलिकॉन। तो किसी भी मॉलिक्यूल और आयन में हमें जो सेंट्रल एटम दिखाई देंगे वो ये एटम्स होंगे, और इन्हीं एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उन सभी एटम्स से कम मिलेगी। तो उन मॉलिक्यूल्स और आयंस में यही एटम हमें मिलेंगे जो सबसे ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। तो हमें एक पॉइंट को और ध्यान रखना होगा कि किसी मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन अगर हमें मिलते हैं वो कभी भी उस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम नहीं होंगे। नॉट सेंट्रल एटम in any molecule or ion. So hydrogen and fluorine atoms can never be central atom in any molecule or ion. तो किसी भी मॉलिक्यूल और आयन में हाइड्रोजन और फ्लोरीन सेंट्रल एटम नहीं मिलेंगे। तो स्टूडेंट जो सेकंड पॉइंट है, इन सम मॉलिक्यूल्स और आयंस द सेंट्रल एटम कैन हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो कुछ मॉलिक्यूल्स और आयंस हमें ऐसे मिलेंगे जिसमें सेंट्रल एटम के 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मीन्स उस सेंट्रल एटम के अराउंड हमें मिलेंगे मोर देन 4 कोवलेंट बॉन्ड्स। तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे मिलेंगे हमें जिसमें सेंट्रल एटम के अराउंड हमें 4 से ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड मिलेंगे। तो ऐसे कौन से एटम्स रहेंगे जो मोर देन 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी रखते हैं? तो ये वही एटम मिलेंगे जिनकी वेरिएबल कोवलेंसी मिलेगी। वेरिएबल कोवलेंसी, वेरिएबल कोवलेंसी मीन्स जो उनकी बॉन्ड बनाने की जो एबिलिटी होगी, उनकी जो बॉन्डिंग कैपेसिटी होगी वो चेंज हो सकती होगी। तो ऐसे एटम्स जिनकी बॉन्डिंग कैपेसिटी चेंज होगी मीन्स उनकी वेरिएबल कोवलेंसी रहेगी, तो वही एटम बना सकते हैं 4 से ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड। वो रहेंगे फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो फास्फोरस की जो नॉर्मल कोवलेंसी हमें मिलती है 3 और 5 मिलती है, और सल्फर अपने कंपाउंड्स में जो कोवलेंसी शो करता है वो करता है 2, 4, 6, और जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रहेंगी वो शो करेंगी अपनी वेरिएबल कोवलेंसी 1, 3, 5 एंड 7। तो जब फास्फोरस अपनी कोवलेंसी शो करेगा 5, तो उस फास्फोरस के अराउंड हमें मिलेंगे मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से जब सल्फर अपनी कोवलेंसी शो करेगा 6, तो वहाँ पर भी हमें उस सल्फर के अराउंड 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। और इसी तरह से जब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अपनी कोवलेंसी शो करेंगे 5 एंड 7, तो उन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एटम्स के अराउंड भी हमें मिलेंगे मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जितनी ज़्यादा कोवलेंसी होगी उस मॉलिक्यूल में उन सेंट्रल एटम्स की उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उन सेंट्रल एटम्स के अराउंड। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि जब भी फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अपनी कोवलेंसी शो करेंगे मोर देन 4, तभी उनके अराउंड हमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और इन एटम्स की मैक्सिमम एबिलिटी रहेगी टू शो मैक्सिमम कोवलेंसी। तो यही वो एटम रहेंगे जिनकी मैक्सिमम कोवलेंसी शो करने की एबिलिटी रहेगी, मीन्स अपनी वो
मैक्सिमम कोवेलेंसी में कंपाउंड फॉर्मेशन की एबिलिटी रखेंगे, और जब यही एटम्स मैक्सिमम कोवेलेंसी शो करेंगे तो इन्हीं एटम्स के अराउंड हमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे किसी भी मॉलिक्यूल और आयन में। तो यही एलिमेंट्स कौन से पीरियड में प्रेजेंट होंगे पीरियोडिक टेबल में? फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन ये प्रेजेंट होंगे 3rd पीरियड में, और जो ब्रोमीन रहेगा वो रहेगा 4th पीरियड में, और आयोडीन रहेगा 5th पीरियड में। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका पीरियड नंबर रहेगा 2 से ज़्यादा, वही एलिमेंट्स शो करेंगे अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी इन देयर कंपाउंड, और उन्हीं एटम्स के अराउंड हमें मिलेंगे 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जब भी वो कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे। और यहाँ पर हमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी मिलेंगे जिनमें सेंट्रल एटम के अराउंड हमें मिलेंगे लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स रहेंगे जब वो कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे जिनमें वो रहेंगे सेंट्रल एटम, तो उनके अराउंड हमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो वो रहेंगे बेरिलियम एंड बोरो, और ये दोनों एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं 2nd पीरियड में। तो बेरिलियम अपने कंपाउंड में कोवेलेंसी शो करता है 2 जब भी वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाएगा, और बोरोन अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी शो करेगा 3 जब भी बोरोन न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाएगा। तो यही वो एलिमेंट्स हैं जब भी वो कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे, और उन कंपाउंड्स में अगर यही एलिमेंट्स सेंट्रल एटम रहेंगे तो वहाँ पर उन सेंट्रल एटम्स के अराउंड हमें मिलेंगे लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे BeF2, बोरोन ट्राईफ्लोराइड। तो यहाँ पर इस बेरिलियम एटम के अराउंड हमें मिलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इस बोरोन एटम के अराउंड हमें मिलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब भी बेरिलियम और बोरोन न्यूट्रल कंपाउंड बनाएगा, और उस न्यूट्रल कंपाउंड में जब हम काउंट करेंगे इनके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब इन मॉलिक्यूल्स में हम इन सेंट्रल एटम्स के अराउंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, तो वहाँ पर बेरिलियम के मिलेंगे हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स, और बोरोन के लिए मिलेंगे हमें यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स 3rd पॉइंट है कि जो भी स्मॉल साइज एटम रहेंगे जिनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी किसी भी मॉलिक्यूल और आयन में, वो हमें उस सेंट्रल एटम के अराउंड मिलेंगे। तो जो भी मॉलिक्यूल और आयन दिया गया होगा हमें, जिसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखनी होगी, उसमें जिन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई रहेगी उन्हीं एटम्स को हमें सेंट्रल एटम के अराउंड लिखना होगा। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स रहेंगे जिनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और जो उस सेंट्रल एटम्स के अराउंड प्रेजेंट होंगे वो रहेंगे, तो ये एटम्स रहेंगे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो यही एटम्स हमें किसी मॉलिक्यूल और आयन में सेंट्रल एटम के अराउंड मिलेंगे। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं इसके लिए वाटर का। तो वाटर में जो ऑक्सीजन है वो सेंट्रल एटम रहेगा, और इस सेंट्रल एटम के अराउंड हमें मिलेंगे 2 हाइड्रोजन एटम्स। इसी तरह से OF2, इस मॉलिक्यूल में भी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, और यही हमें मिलेंगे ऑक्सीजन एटम के अराउंड, जिसमें ऑक्सीजन रहेगा सेंट्रल एटम। तो जो बॉन्डिंग एटम्स रहेंगे, बॉन्डिंग एटम्स, या हम इसको बोल सकते हैं कॉर्नर एटम्स। कॉर्नर एटम्स और बॉन्डिंग एटम्स वही रहेंगे जो किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम से बॉन्डेड होंगे। दीज एटम्स आर बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल और आयन। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो 4th पॉइंट है, किसी भी मॉलिक्यूल और आयन में जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे किसी भी एटम पर, उनको हम शो करेंगे बाई डॉट्स, और जो डॉट्स लगाएंगे हम उस एटम के अराउंड उतने ही डॉट लगाएंगे जितने नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के अराउंड प्रेजेंट होंगे। तो जिस तरह से हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे अमोनिया का, और इस अमोनिया में नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, यही रहेंगे इस मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से वाटर में ऑक्सीजन के अराउंड हमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिलेंगे, और यही रहेंगे इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? ये वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे
उस सेंट्रल एटम के अराउंड या किसी भी बॉन्डिंग एटम्स के अराउंड जो उस मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और उन्हीं को शो करेंगे हम बाई ए पेयर ऑफ डॉट्स। और स्टूडेंट्स जो अपना लास्ट पॉइंट रहेगा वो उन आयंस के लिए रहेगा, चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो, जिनके लिए हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैटायंस के लिए। और कैटायंस क्या होंगे? कैटायंस आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। तो ये पॉजिटिव चार्ज हमें उस आयन में किस एटम पर मिलेगा? तो पॉजिटिव चार्ज हमें किसी भी कैटायन में मिलेगा सेंट्रल एटम पर। किसी भी कॉर्नर एटम पर या बॉन्डिंग एटम पर हमें पॉजिटिव चार्ज नहीं मिलेगा किसी भी कैटायन में। और इसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे अमोनियम आयन का। और जो ये हमें पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है इस अमोनियम आयन में, ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है इस नाइट्रोजन एटम पर। इसी तरह से एक एग्जांपल और है अपना हाइड्रोनियम आयन का। और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला क्या है? H3O पॉजिटिव। तो जो ये पॉजिटिव चार्ज हमें इस हाइड्रोनियम आयन पर दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इस सेंट्रल ऑक्सीजन एटम पर प्रेजेंट है। तो अब हम बात करेंगे एनायंस के लिए। तो एनायंस कौन से आयन होंगे? वो रहेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। तो जो नेगेटिवली चार्ज आयंस रहेंगे उनको हम बोलते हैं एनायंस। तो किसी भी एनायन में जो नेगेटिव चार्ज होगा वो किस पर प्रेजेंट होगा? तो नेगेटिव चार्ज हमें मिलेगा केवल बॉन्डिंग एटम्स पर। तो बॉन्डिंग एटम्स कौन से रहेंगे? वही एटम्स जो सेंट्रल एटम से बॉन्डेड होंगे, सेंट्रल एटम से बॉन्डेड होंगे, या किसी भी आयन में हमें ये एटम्स मिल सकते हैं किसी पर्टिकुलर कॉर्नर पर या किसी पर्टिकुलर टर्मिनल एटम पर। तो इसके लिए भी हम यहाँ एक एग्जांपल लेंगे कार्बोनेट आयन का। तो जो कार्बोनेट आयन में जो 2 नेगेटिव चार्ज हमें दिखाई दे रहा है, इस कार्बोनेट आयन में 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो उनमें से केवल 2 ऑक्सीजन एटम्स पर ही हमें -1 चार्ज मिलेगा। इसी तरह से हम यहाँ एक एग्जांपल लेंगे सल्फेट आयन का। तो सल्फेट आयन के ऊपर -2 चार्ज प्रेजेंट है, और ये -2 चार्ज प्रेजेंट होगा इस सल्फर एटम के अराउंड। जो 4 ऑक्सीजन एटम मिलेंगे उनमें किसी भी 2 ऑक्सीजन एटम्स पर हमें ये नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो कैटायंस के लिए हमें ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज हमें मिलेगा हमेशा सेंट्रल एटम पर। और एनायंस के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि जो एनायन होंगे उनमें नेगेटिव चार्ज मिलेगा हमें केवल बॉन्डिंग एटम्स पर, या वो एटम्स जो सेंट्रल एटम से बॉन्डेड होंगे या किसी टर्मिनल पोजीशन पर वो प्रेजेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कुछ कैलकुलेशंस की, कि जब भी हम किसी मॉलिक्यूलर आयन के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे उसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी होगी। और कैलकुलेशन हम क्यों करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे हम टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ all atoms present in a molecule or ion। तो वहाँ से हम टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल और आयंस को हम कैलकुलेट कर लेंगे। मान लो किसी मॉलिक्यूल और आयन में जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम कैलकुलेट करेंगे उन सभी एटम्स के लिए वो है वहाँ पर x। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हमें वहाँ पर मिलेंगे, x इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर मिलेंगे, उन्हीं x इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो जितने भी एटम्स रहेंगे उस मॉलिक्यूल को, तो जितने भी एटम्स रहेंगे उस मॉलिक्यूल में, उन सभी एटम्स में हम उन सभी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस तरह से कि वहाँ पर हर एटम का कंप्लीट हो जाए ऑक्टेट, कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट। तो वहाँ पर हमें हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा इन्हीं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करके। तो अगर हमें कोई आयन दिया गया है, आयन क्या हो सकता है अपना? कैटायन या एनायन। तो मान लेते हैं कोई एनायन है अपना YN नेगेटिव और कोई कैटायन है अपना AN पॉजिटिव।
तो यहाँ पर भी हम टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन ए कैटायन और एनायन को कैलकुलेट करेंगे। तो वहाँ पर जितने भी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उन सभी एटम्स के जो उस आयन में प्रेजेंट होंगे वो क्या है, अपने एक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। और कैटायन के लिए हम क्या करेंगे, कैटायन के लिए हम उन टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स में से माइनस कर देंगे कि इस कैटायन पर कितना चार्ज है। तो n पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से हम n इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देंगे और जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हमें मिलेंगे उन सभी टोटल इलेक्ट्रॉन्स को हम फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन ऑल एटम्स ऑफ आयन विच इज कैटायन टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम्स ऑफ दैट कैटायन। तो अगर कोई हमें एनायन दिया गया है तो एनायन के लिए हम क्या करेंगे कि जितने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उन सभी एटम्स के लिए कैलकुलेट किए हैं जो उस एनायन में प्रेजेंट हैं उनमें हम उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे जितना उस एनायन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो यहाँ से भी जो हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे उन टोटल इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन ऑल एटम्स ऑफ दैट एनायन। उस एनायन में जितने भी एटम्स होंगे उन सभी के लिए हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ईच एटम ऑफ दैट एनायन। तो इस तरह से हमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स विच आर प्रेजेंट इन ए गिवन मॉलिक्यूल और आयन उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा उन एटम्स के लिए जब वो एटम रहेंगे फ्री स्टेट में। और कैटायन के लिए हम जितना कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हम माइनस कर देंगे उन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से। अगर हमें एनायन दिया गया है तो हम उन टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड कर देंगे जितना एनायन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। और इसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे उस कैटायन और एनायन या मॉलिक्यूल में उन सभी को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन ऑल एटम्स ऑफ दैट मॉलिक्यूल और एनायन और कैटायन टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ईच एटम ऑफ दैट मॉलिक्यूल और आयन। तो स्टूडेंट्स, कई मॉलिक्यूल और एनायन की जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं तो हम वहाँ क्या देखते हैं कि जो सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीटेड। तो उस सेंट्रल एटम के ऑक्टेट को हम कंप्लीट करेंगे कि जो उस सेंट्रल एटम से, जैसे यहाँ हम एक एग्जांपल लेंगे XAA, तो इस सेंट्रल एटम के अराउंड हमें 3 बॉन्ड्स मिलते हैं। इट मीन्स देयर आर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड दिस सेंट्रल एटम और कुछ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इन बॉन्डिंग एटम्स पर। तो इन्हीं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का हम यूज़ करेंगे टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ दिस सेंट्रल एटम। तो इनमें से हम किसी एक एटम से एक लॉन पेयर का यूज़ करेंगे टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। और कुछ मॉलिक्यूल्स हमें ऐसे मिलेंगे जिसमें सेंट्रल एटम के अराउंड मिलेंगे हमें मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स और लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे जब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेंगे उन मॉलिक्यूल्स और आयंस के जिनके लिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो यहाँ हमने एक कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जांपल लिया है और यहाँ पर हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इस कार्बन मोनोऑक्साइड में जो कार्बन एटम है जब वो फ्री स्टेट में रहेगा उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 4, और ऑक्सीजन की फ्री स्टेट में उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 6। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने काउंट किए हैं यहाँ पर 10। तो इन्हीं 10 इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम। तो कार्बन और ऑक्सीजन को इस तरह से लिखेंगे। अब हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर का यूज़ करेंगे टू फॉर्म ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यूज़ कर लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बचते हैं। तो इन्हीं 8 इलेक्ट्रॉन्स का हम यूज़ करेंगे टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ बोथ एटम्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसीलिए तो अब हम क्या करेंगे कि इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेंगे बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम। तो इनको शिफ्ट करने से जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगी वो इस तरह से रहेगी कि ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर रह जाएगा और कार्बन पर एक लोन पेयर रह जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं कि कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो कार्बन के वैलेंस शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं 1 2 3 4 5 और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पर इस ऑक्सीजन एटम पर केवल 5 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट है। तो इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन यहाँ पर इस कार्बन के पास हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये स्ट्रक्चर रहेगी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है अपना कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में जो कार्बन है उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 4 जब वो कार्बन फ्री स्टेट में रहेगा, और ऑक्सीजन की फ्री स्टेट में इसके वैलेंस शेल में रहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। और 2 ऑक्सीजन एटम है, इसलिए हम यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 6 + 12 = 16। अब इन्हीं 16 इलेक्ट्रॉन्स का हम यूज़ करेंगे टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन कार्बन एंड बोथ ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ कार्बन क्या है सेंट्रल एटम है, और इस सेंट्रल एटम के अराउंड हम लिखेंगे 2 ऑक्सीजन एटम्स, और सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पर हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज़ कर दिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए 4। अब बाकी बचते हैं अपने 12 इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं 12 इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इन्हीं 12 इलेक्ट्रॉन्स का हम यूज़ करेंगे टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ईच एटम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन एटम्स पर प्रेजेंट है इन्हीं को हम शिफ्ट करेंगे बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो जो स्ट्रक्चर मिलेगी इसके बाद शिफ्टिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद वो इस तरह से रहेगी, और इस ऑक्सीजन पर बाकी रह जाएंगे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इस ऑक्सीजन पर भी हमें 2 लोन पेयर मिलेंगे। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन एटम्स हैं जो इस सेंट्रल कार्बन एटम से बॉन्डेड है उनका कंप्लीट हो चुका है ऑक्टेट, और इस सेंट्रल कार्बन एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करके जो सेंट्रल एटम का अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो उसके ऑक्टेट को भी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थर्ड एग्जांपल लिया है सल्फर ट्राईऑक्साइड मॉलिक्यूल का, और जब सल्फर फ्री स्टेट में है तो उसके वैलेंस शेल में मिलते हैं हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, और जब ऑक्सीजन फ्री स्टेट में है उसके भी वैलेंस शेल में मिलते हैं हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने मिल जाएंगे हम यहाँ पर 24। तो इन्हीं 24 इलेक्ट्रॉन्स का हम यूज़ करेंगे टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ दीज 4 एटम्स इन SO3 मॉलिक्यूल। तो सेंट्रल एटम हम लिखेंगे बीच में, और उसके अराउंड हम लिख देंगे 3 ऑक्सीजन एटम, और इसके बाद हम यूज़ करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स को टू फॉर्म ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम्स। तो हमने यहाँ पर अब 6 इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर दिया है, तो बाकी बच जाएंगे अपने पास 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन्हीं 18 इलेक्ट्रॉन्स का हम यूज़ करेंगे टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ईच एटम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हम लोन पेयर लगाएंगे सबसे पहले इन कॉर्नर एटम्स पर, और देखेंगे कि किस किस एटम का ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो हम देख सकते हैं कि जो सेंट्रल सल्फर एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन सभी ऑक्सीजन एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो इसके लिए अब हम किसी भी ऑक्सीजन एटम से एक लोन पेयर को शिफ्ट करेंगे बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम। तो इसको शिफ्ट करने के बाद जो हमें पिक्चर दिखाई देगी
इन बॉन्डिंग पेयर की वो इस तरह से रहेगी कि यहाँ पर अब सल्फ़र का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो सल्फ़र का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है और इन सभी ऑक्सीजन एटम्स का भी ऑक्टेट कंप्लीट था पहले से ही। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इस सल्फ़र ट्राईऑक्साइड के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो अब हम लिखेंगे इस सल्फ़र डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इसके लिए भी हम काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सल्फ़र एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स इन देयर फ्री स्टेट। तो सल्फ़र के वैलेंस सेल में रहेंगे 6 और ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में रहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो टोटल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 18 और अब इन्हीं 18 इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करेंगे टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ दिस सल्फ़र एंड 2 ऑक्सीजन एटम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बीच में सेंट्रल एटम सल्फ़र को और ऑक्सीजन एटम लिख देंगे इसके साइड में और इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे सिंगल बॉन्ड बिटवीन सल्फ़र एंड ऑक्सीजन एटम। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करने के बाद बाकी बच जाएंगे अपने पास 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन्हीं 14 इलेक्ट्रॉन्स का हम यूज़ करेंगे टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ दीज 3 एटम्स 6, 8, 10, 12, 14। तो अब हम देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन एटम्स हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इस सेंट्रल सल्फ़र एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो किस तरह से करेंगे हम इस सल्फ़र एटम का ऑक्टेट कंप्लीट? तो किसी भी ऑक्सीजन एटम से हम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर देंगे बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फ़र एटम। तो इसको शिफ्ट करने के बाद जो हमें पिक्चर दिखाई देगी इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की वो इस तरह से रहेगी। तो अब सल्फ़र का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इसकी स्ट्रक्चर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन और सल्फ़र के बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड है और इस ऑक्सीजन पर प्रेजेंट है 2 लोन पेयर और इस सल्फ़र और ऑक्सीजन के बीच में प्रेजेंट है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ पर 2 एनायन का एग्जाम्पल लिया है, नाइट्राइट और नाइट्रेट आयन। तो नाइट्राइट का फॉर्मूला रहेगा NO2 नेगेटिव और नाइट्रेट का रहेगा NO3 नेगेटिव। तो इसमें नाइट्रोजन क्या है? सेंट्रल एटम है और जो 2 ऑक्सीजन एटम है वो इस सेंट्रल एटम से बॉन्डेड है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन दीज 3 एटम्स। तो नाइट्रोजन के फ्री स्टेट में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वैलेंस सेल और ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में रहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स जब ये ऑक्सीजन रहेगा फ्री स्टेट में। और कितने ऑक्सीजन एटम हैं यहाँ पर? 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 5 + 12 = 17। और कितना नेगेटिव चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है उतने ही हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18 और इन्हीं 18 इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन दीज 3 एटम्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ईच एटम ऑफ दिस एनायन। तो सेंट्रल एटम और बॉन्डिंग एटम के बीच में हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे बाय यूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करने के बाद बच जाएंगे अपने पास 14 इलेक्ट्रॉन्स और इन्हीं 14 इलेक्ट्रॉन्स का हम यूज़ करेंगे टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ दीज 3 एटम्स 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ तक हमने 12 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ कर दिए हैं और जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे उनको हम यूज़ करेंगे टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो अब हम देखते हैं किस किस एटम का यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो दोनों ऑक्सीजन एटम्स है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सेंट्रल नाइट्रोजन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पहले की तरह ही हम यहाँ शिफ्ट करेंगे किसी भी एक बॉन्डिंग एटम से एक लोन पेयर बिटवीन सेंट्रल एटम एंड दैट एटम। तो जब हम यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेंगे तो पिक्चर किस तरह से दिखाई देगी हमें बॉन्डिंग पेयर्स की? इस तरह से। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं
इस सेंट्रल एटम नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इस ऑक्सीजन का भी यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो जो यहाँ हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं इस एनायन के लिए वो इस तरह से होगी और इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में प्रेजेंट रहेगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और सेंट्रल नाइट्रोजन एटम पर प्रेजेंट होगा एक लोन पेयर। तो जो नेगेटिव चार्ज हमें मिलेगा वो इस बॉन्डिंग ऑक्सीजन एटम पर मिलेगा। तो अब हम लिखेंगे स्ट्रक्चर इस नाइट्रेट आयन के लिए। नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन है यहाँ पर यही सेंट्रल एटम रहेगा जिसके वैलेंस शेल में रहेंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में रहते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट। और टोटल ऑक्सीजन एटम कितने हैं यहाँ पर 3, 5 + 18 23 और कितना नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है यहाँ पर -1, तो इसलिए हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो जाते हैं 24। अब सेंट्रल एटम हम लिखेंगे बीच में और इसके अराउंड हम लगाएंगे 3 ऑक्सीजन एटम और सबसे पहले हम बनाएंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन दीज ऑक्सीजन एटम एंड सेंट्रल नाइट्रोजन एटम। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ कर लिए हमने, बाकी बच जाएंगे अपने पास 18 इलेक्ट्रॉन्स और इन्हीं 18 इलेक्ट्रॉन्स का हम यूज़ करेंगे टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ईच एटम ऑफ दिस एनायन। 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो यहाँ ऑक्सीजन एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया लेकिन इस सेंट्रल नाइट्रोजन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ शिफ्ट करेंगे किसी भी एक ऑक्सीजन एटम से लोन पेयर बिटवीन दैट ऑक्सीजन एटम एंड सेंट्रल नाइट्रोजन एटम। तो इस लोन पेयर को शिफ्ट करने के बाद हम क्या देखते हैं कि इस नाइट्रोजन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है और जितने भी ऑक्सीजन एटम्स होंगे उनका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो जो ये ऑक्सीजन एटम है इस पर फॉर्मल चार्ज रहेगा 0 और इस ऑक्सीजन एटम पर रहेगा फॉर्मल चार्ज -1, इस पर मिलेगा -1 और इस पर मिलेगा हमें फॉर्मल चार्ज +1। तो टोटल चार्ज जो इस एनायन पर हमें मिलेगा वो कितना रहेगा -1 + 1 -1 = -1। तो नाइट्रेट आयन पर हमें मिलता है टोटल चार्ज -1। तो स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे इस कार्बोनेट आयन के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें कार्बन रहेगा सेंट्रल एटम और उसके वैलेंस शेल में हमें मिलते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स जब ये कार्बन रहेगा फ्री स्टेट में और ऑक्सीजन की फ्री स्टेट में मिलते हैं हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस शेल में। और कितने ऑक्सीजन एटम हैं यहाँ पर 3 और कितना नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है -2, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इस कार्बोनेट आयन में 4 + 18 + 2 = 24। तो इन्हीं 24 इलेक्ट्रॉन्स का हम यूज़ करेंगे टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ दीज 4 एटम्स ऑफ कार्बोनेट आयन। तो सेंट्रल एटम को लिखेंगे बीच में और जो 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं उसको लिखेंगे हम उस सेंट्रल एटम के अराउंड। और सबसे पहले हम बनाएंगे एक कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स को, तो बच जाएंगे हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स और इन्हीं 18 इलेक्ट्रॉन्स का हम यूज़ करेंगे टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ दीज 4 एटम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है और इन सभी ऑक्सीजन एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो इस कार्बन का ऑक्टेट हम कंप्लीट करेंगे किसी भी एक ऑक्सीजन एटम से लोन पेयर को हम शिफ्ट करेंगे बिटवीन दिस ऑक्सीजन एटम एंड दिस कार्बन एटम। तो जो पिक्चर हमें दिखाई देगी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की वो इस तरह से रहेगी। तो यहाँ पर अब कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, हर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट
हो चुका है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कार्बोनेट आयन में जो ये दो ऑक्सीजन एटम रहेंगे जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं इस कार्बन के साथ, इस पर हमें मिलेगा -1 और -1 फॉर्मल चार्ज। लेकिन वो ऑक्सीजन एटम जो इस कार्बन से डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं उस पर जो फॉर्मल चार्ज मिलेगा वो रहेगा 0। तो इस तरह से हम इस कार्बोनेट आयन के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं और इस पूरे के ऊपर लगा सकते हैं हम -2। तो स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे इस सल्फ्यूरिक एसिड के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है जब भी हम इसके लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं। लेकिन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड, इतना भी मुश्किल नहीं है इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना। तो पहले की तरह ही हम यहाँ सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑल दीज एटम्स। तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 है और 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो जो सेंट्रल सल्फर एटम है उसके वैलेंस शेल में हमें मिलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स उसकी फ्री स्टेट में, और ऑक्सीजन की फ्री स्टेट में भी हमें मिलते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस शेल में। और कितने ऑक्सीजन एटम है यहाँ पर 4, तो 4 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे इस 6 को। तो 2 + 6 + 24 टोटल हो गए 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर बीच में सल्फर एटम। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें हाइड्रोजन मिल रहा है इस मॉलिक्यूल में, तो हाइड्रोजन हमेशा प्रेजेंट होगा टर्मिनल पोजीशन पर, कहीं भी वो बीच में नहीं मिलेगा हमें। तो इसके लिए हम पहले से ही लिख देते हैं हाइड्रोजन को इस तरह से, और 4 ऑक्सीजन एटम्स को हम इस सल्फर एटम के अराउंड इस तरह से लिख देंगे। तो सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे इन सभी एटम्स के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ से हमने 12 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ कर दिए, बाकी बच गए अपने पास 20 इलेक्ट्रॉन्स, और इन्हीं 20 इलेक्ट्रॉन्स का हम यूज़ करेंगे टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ऑल ऑक्सीजन एटम एंड दिस सल्फर एटम। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो चुका है और सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो इसके लिए अब हम यूज़ करेंगे इन 20 इलेक्ट्रॉन्स का टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ दीज 4 ऑक्सीजन एटम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लेकिन यहाँ पर देखो सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, हर ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अपना एक पॉइंट था कि जब भी सल्फर अपने कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा तो उसमें वो शो करेगा अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी, और सल्फर शो करता है वेरिएबल कोवैलेंसी 2 4 6, और यहाँ पर 6 इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी। इट मीन्स इस सल्फर एटम को बनाने होंगे यहाँ पर 6 कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो 6 कोवैलेंसी को शो करने के लिए सल्फर को यहाँ पर 6 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने होंगे। इसलिए हम यहाँ पर जो 2 ऑक्सीजन एटम हैं जिनके साथ हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड नहीं हैं वहीं से इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट करेंगे बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम टू मेक 6 बॉन्ड ऑफ दिस सल्फर एटम। तो जब इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर लेते हैं हम बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम, तो किस तरह से हमें पिक्चर दिखाई देगी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की, वो इस तरह से रहेगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो ऑक्सीजन एटम्स थे जहाँ से हमने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट किया है उन सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पर सल्फर ने कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं, 6 कोवलेंट बॉन्ड बनाने चाहिए उसको। तो 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हम शिफ्ट कर सकते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बिटवीन द सेंट्रल एटम एंड दैट एटम, और ये रहेगा केवल उन्हीं एटम्स के लिए जो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करेंगे ग्रेटर देन 4। तो ऐसे एटम्स जो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 से ज़्यादा रखते हैं तो उनके लिए हम उनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी को मेंटेन रखेंगे उन कंपाउंड्स में,
और उनके लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर उसी कोवलेंसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल के लिए। तो स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल में जो सिंगल एटम हमें मिलता है वो मिलता है फॉस्फोरस का, और यही सिंगल फॉस्फोरस एटम रहेगा इसमें सेंट्रल एटम। तो स्टूडेंट्स कई बार किसी मॉलिक्यूल में अगर किसी एलिमेंट का हमें सिंगल एटम मिलता है, उस मॉलिक्यूल में वो एटम रहेगा सेंट्रल एटम अगर उस एटम का साइज लार्ज रहेगा। तो अब हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑल एटम्स इन देयर फ्री स्टेट। तो हाइड्रोजन के फ्री स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन मिलता है उसके वैलेंस शेल में, और टोटल कितने हाइड्रोजन एटम हैं 3। तो फॉस्फोरस का एक ही एटम है और उसके वैलेंस शेल में हमें मिलते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर फ्री स्टेट। और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं 4 हैं, और ऑक्सीजन के फ्री स्टेट में उसके वैलेंस शेल में रहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 + 5 + 24 हो जाएंगे ये 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन्हीं 32 इलेक्ट्रॉन्स का हम यूज़ करेंगे इस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स रहेंगे उनके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बीच में सेंट्रल एटम फॉस्फोरस, और उसके अराउंड हम लगा देंगे 4 ऑक्सीजन एटम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमें 3 हाइड्रोजन एटम मिलेंगे। तो वो हाइड्रोजन एटम कभी भी इस तरह के मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम से बॉन्डेड नहीं रहेंगे, वो रहेंगे हमेशा टर्मिनल पोजीशन पर, एक एंड पर प्रेजेंट होंगे उस मॉलिक्यूल में। तो अब हम कंप्लीट करेंगे इन सभी एटम्स के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर यूज़ कर दिए हैं। बच जाएंगे कितने 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इन्हीं 18 इलेक्ट्रॉन्स का हम यूज़ करेंगे टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ईच एटम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो यहाँ हाइड्रोजन का तो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो चुका है जितने भी हाइड्रोजन हैं, और सेंट्रल एटम फॉस्फोरस का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करेंगे टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ दीज 4 ऑक्सीजन एटम। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स हमने यूज़ कर दिए हैं। तो यूज़ करने से हमें पता चल रहा है कि ऑक्सीजन एटम्स का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, हाइड्रोजन का भी कंप्लीट हो चुका है, और फॉस्फोरस का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन फॉस्फोरस वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, और कौन कौन सी वैलेंसी शो करेगा ये अपने कंपाउंड्स में 3 और 5। तो फॉस्फोरस की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी है अपने कंपाउंड में 5। इट मीन्स इस फॉस्फोरस एटम को इस मॉलिक्यूल में 5 कोवलेंट बॉन्ड बनाने होंगे। लेकिन यहाँ ये फॉस्फोरस एटम कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं 1, 2, 3, 4। तो 5th कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से बनेगा कि इस ऑक्सीजन एटम पर जो लोन पेयर है इसी को हम शिफ्ट करेंगे बिटवीन दिस ऑक्सीजन एटम एंड फॉस्फोरस एटम टू मेक 5 कोवलेंट बॉन्ड ऑफ दिस फॉस्फोरस एटम। तो इस लोन पेयर को शिफ्ट करने के बाद जो पिक्चर हमें दिखाई देगी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की इस तरह से रहेगी। तो अब फॉस्फोरस की मैक्सिमम कोवैलेंसी 5 हो चुकी है, और इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो हर एटम का यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है, और फॉस्फोरस भी यहाँ पर क्या है अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी शो कर रहा है। तो इसलिए ये रहेगी इस फॉस्फोरिक एसिड के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स हमें इस तरह के एटम्स अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम मिलते हैं जो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 से ग्रेटर शो करेंगे, तो उनके लिए जो उनकी कोवैलेंसी को हम उतना ही बनाएंगे जितना उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी रहेगी। तो वहाँ पर उन मॉलिक्यूल्स में उन एटम्स की हम मैक्सिमम कोवैलेंसी को शो करेंगे, और इसके लिए वहाँ पर वो सेंट्रल एटम किसी भी बॉन्डिंग एटम से मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा। तो स्टूडेंट्स अपना जो लास्ट एग्जांपल है वो है थायोसाइनेट आयन का, जिसका फॉर्मूला क्या है HCN नेगेटिव।
तो यहाँ पर जो कार्बन रहेगा वो सेंट्रल एटम रहेगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर और नाइट्रोजन से कम है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल एटम रहेगा वो कार्बन है। और अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इनमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल एटम्स ऑफ दिस एनायन। तो सल्फर के वैलेंस शेल में मिलते हैं हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के वैलेंस शेल में मिलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में मिलेंगे हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स। इन सभी को हम ऐड कर देंगे और ये एक एनायन है, इसलिए इस एनायन पर कितना नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 16। इन्हीं 16 इलेक्ट्रॉन्स का हम यूज़ करेंगे टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ईच एटम ऑफ दिस एनायन। तो कार्बन को लिखेंगे बीच में, नाइट्रोजन को और सल्फर को लिखेंगे हम कार्बन के दोनों साइड। तो अब हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बिटवीन दीज एटम्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने यूज़ किए हैं 4, टोटल हो गए हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन्हीं 12 इलेक्ट्रॉन्स का हम यूज़ करेंगे टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ दीज 3 एटम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ सल्फर और नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन कार्बन का नहीं हुआ है। तो कार्बन के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है 4 इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस कार्बन एटम के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हम शिफ्ट करेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो जब हम इन इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट करेंगे, इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेंगे, तो जो पिक्चर हमें दिखाई देगी वो इस तरह से रहेगी। तो अब हर एटम का यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें पता होना चाहिए कि किस एटम पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो सल्फर के वैलेंस शेल में फ्री स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, कार्बन के वैलेंस शेल में होंगे इलेक्ट्रॉन्स 4 जब वो फ्री स्टेट में रहेगा, और नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में रहते हैं 5 इलेक्ट्रॉन जब ये फ्री स्टेट में रहेगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो नेगेटिव चार्ज इसी नाइट्रोजन पर प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम पता भी लगा सकते हैं कि कैटायन और एनायन के लिए कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उस एनायन और कैटायन में किस पर प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स, जितने भी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं और जिस भी रूल को हमने डिस्कस किया है इस वीडियो में, प्लीज़ आप उन सभी को नोट करें और उनको याद रखें कि जब भी हम किसी मॉलिक्यूल और आयन के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे उन्हीं रूल्स को हम फॉलो करेंगे और उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम उन मॉलिक्यूल्स और आयंस के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे।